अच्छा जी, तो आईनेट पब के अंदर ये स्ट्रक्चर भी बन जाता है। इस स्ट्रक्चर के अंदर www रूट, दैट इज द फोल्डर वेयर इन दिस फोल्डर वी लैंड वंस वी राइट लोकल होस्ट। इसी तरह अगर हम किसी भी मशीन पे इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर पे उस पर हम अगर आईपी एड्रेस डालेंगे उसका या उसका डोमेन नेम डालेंगे तो सीधा हम उसके www रूट में के फोल्डर में जाके लैंड करते हैं। तो अब यहाँ पे आके अ डिसीजन हैज़ टू बी मेड कि कौन सा वाला पेज खोलना है। यहाँ पे मुख्तलिफ पेजेस पड़े होते हैं। डिफ़ॉल्ट एक पेज पड़ा हुआ है, फॉर एग्जांपल एक भी हो सकता है और एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। IIS HTML पड़ा हुआ है, इंडेक्स HTML पड़ा हुआ है, ये बल्कि यहाँ पे प्रीव्यू में नज़र भी आ रहा है आपको जो पेज है। ये पेज पड़ा हुआ है, एक ये पेज पड़ा हुआ है। ठीक हो गया। तो जितना भी हम जब अपनी वेबसाइट बनाते हैं तो हम इसके अंदर अपना पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर रखते हैं। फॉर एग्जांपल जनरली जब हम फोल्डर स्ट्रक्चर अपना बनाते हैं तो इमेजेस एक फोल्डर में रख देते हैं सारी। फॉर एग्जांपल ये इमेजेस हैं, इमेज का फोल्डर है तो इसमें मैंने इमेजेस सारी रख दूंगा और इन इमेजेस को फिर हम हाइपरलिंक के ज़रिए अपने इन पेजेस के अंदर जहाँ पे हमने यूज़ करनी होती हैं वो हम यूज़ कर लेते हैं। इसी तरह हम मल्टीपल पेजेस बना लेते हैं, हम डिपार्टमेंट वाइज पेज फोल्डर बना सकते हैं। बट द पॉइंट इज़ दैट वी हैव टू ऑर्गेनाइज। अगर जितनी बड़ी हमारी वेब एप्लीकेशन होगी, वेबसाइट होगी, उसी तरीके से हमने इसको ऑर्गेनाइज करना होगा। फॉर एग्जांपल ये मेरी कॉलेज की वेबसाइट बनानी है तो हो सकता है हम ये डिसाइड करेंगे जी हम डिपार्टमेंट वाइज जो है वो पेजेस रखेंगे या वी मे अडॉप्ट सम अदर मेथड। तो हमने पूरा ऑर्गेनाइज करना होता है। तो अपना जो फोल्डर जो वेबसाइट बनती है वो हमने रखनी कहाँ होती है, हमें रखनी होती है www रूट के फोल्डर में। इस फोल्डर में ला के रखनी होती है अगर बड़ी वेबसाइट है। अगर सिंपल 2-4 पेजेस बनाने हैं तो दोज पेजेस विल आल्सो बी हेयर। अब यहाँ पे जब मैंने आपको इसका कंसोल खोल के दिखाया था इंटरनेट इंफॉर्मेशन सर्वर का, तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पेजेस, डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं। तो डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स में क्या लिखा हुआ है, आपको ये टूल टिप भी आ रही है। ये कह रही है जी कन्फिगर डिफ़ॉल्ट फाइल्स टू रिटर्न व्हेन क्लाइंट डू नॉट स्पेसिफाई अ फाइल इन द रिक्वेस्ट। तो जब हम लोकल होस्ट लिखते हैं तो हम फाइल नहीं स्पेसिफाई करते कि कौन सी फाइल खोलनी है। तो फिर ये यहाँ पे जो प्रायोरिटी हम सेट करते हैं डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स पे, ये सारे डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट्स हैं। तो जिस प्रायोरिटी में हम इनको रखेंगे उस प्रायोरिटी पे वो फिर काम करेगा। तो फॉर एग्जांपल अगर मैंने सबसे ऊपर index.html रखा हुआ है तो जब मैं लोकल होस्ट करूँगा तो ये वाला जो सबसे ऊपर पेज है ये खुलेगा। अब ये देखें index.html लिखा हुआ है, मैं लोकल होस्ट करता हूँ, ये तो ऑलरेडी खुला हुआ है पहले, मैं इसे अब चेंज करता हूँ। मैं default.html ऊपर ले आता हूँ, ये मैं ऊपर ले आया हूँ। अब मैं यहाँ पे लोकल होस्ट करता हूँ। जब मैं लोकल होस्ट एंटर करूँगा तो ये चेंज नहीं कर रहा। इसकी वजह ये है कि ये जो स्टैटिक पेजेस होते हैं वेब सर्वर, ये अपनी कैशे से उठाता है, तो अब ये चेंज नहीं कर रहा। इसको चेंज करने के लिए आइदर वी प्रेस F5। अगर F5 ना काम करे तो फिर हम कंट्रोल F5 करते हैं। तो मैं पहले F5 दबा के देखता हूँ, तो ये देखें इसने चेंज कर दिया है, इसने default.html पेज खोल दिया है। ठीक है, अगर मैं www रूट पे जाऊँ तो default.html में आप ये वाला पेज खोल दिया इसने। ठीक हो गया। इसमें एक आपको घोड़ा भी नज़र आ रहा है, इमेज वगैरह है उसकी। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं ये कहता हूँ जी नहीं ये मैंने IIS स्टार्ट को मैंने टॉप प्रायोरिटी देनी है, तो मैं इसको टॉप पे ले आया हूँ। अब मैं फिर लोकल होस्ट करूँगा, अगर सिंपल प्रेस करूँगा नहीं काम करेगा। मैं इसको F5 प्रेस करूँगा या कंट्रोल F5 करेंगे तो कैशे से उठा लेता है। अब मैंने F5 किया तो ये क्या किया इसने, दोबारा सर्वर को रिक्वेस्ट भेजी है और फ्रेश पेज उठा के लाया है। तो इसलिए जब आप अपना ये पेजेस बना के और टेस्टिंग वगैरह कर रहे होंगे तो डोंट गेट कंफ्यूज कि ये मैंने पेज अभी चेंज किया था तो ये चेंज क्यों नहीं हो रहा। रिमेंबर यू हैव टू प्रेस F5 ताकि उसकी कैशे को रिफ़्रेश करें आप, जो ब्राउज़र की अपनी कैशे होती है। तो ये कैशे इसलिए बनाई जाती है ब्राउज़र्स में ताकि
जो रेगुलर पेजेस हैं, रूटीन के पेजेस हैं, वो जल्दी लोड हो जाएं एंड यूजर शुड गेट बेटर एक्सपीरियंस। ठीक है जी। एनी क्वेश्चन ऑन दिस डिस्कशन? कोई सवाल है तो पूछ लें। समझ आया है मैंने जो बताया है? यस सर। अच्छा चलें, ठीक हो गया। नाउ लेट्स मूव टू द कंटेंट। अब ये पेजेस, जितने भी पेजेस हैं, लास्ट टाइम मैंने डेमो दिया था, किसी भी पेज को आप नोटपैड में जाके और उसको सेव कर सकते हैं .htm या .html फाइल में। एक्सटेंशन पे भी मैंने आपको बताया था कि कई दफ़ा एक्सटेंशन आप डालते हैं तो काम नहीं करती। अगर एक्सटेंशन काम ना करे सेव करते हुए सेव एज में, तो आप डबल कोट डाल दें फाइल नेम जब लिख रहे होते हैं। डबल कोट डाल के सेव करेंगे तो फिर वो उसी एक्सटेंशन में सेव हो जाता है, और देन यू कैन ओपन दैट इन द ब्राउज़र। इसका डेमो मैंने लास्ट क्लास में दिया था। तो let's start from the next HTML elements. So what is an element? An HTML element is defined by a start tag, some content and an end tag. Means that HTML element is everything from start tag to the end tag. तो यहाँ से एक टैग का नाम आया, फिर कंटेंट आया, फिर एंड टैग आ गया। तो इसका मतलब इस पूरे का पूरा अब मिला के जब हम बात करेंगे तो we'll say that it is one tag. Similarly, it is an example of one tag. H1 हेडिंग है और इसके अंदर कंटेंट है। ये P है पैराग्राफ के, पैराग्राफ का टैग है। ये P से शुरू हो रहा है और एंड P पे ख़त्म हो रहा है। So there is a start tag, then there is element content and there is end tag. So this is basic structure of HTML element. However, there are some elements which don't contain the element, इसलिए इनका फिर end tag भी नहीं होता। BR is one of the example. तो BR is basically line break। line break है, जैसे हम डालते हैं बैकस्लैश n C में, तो ये एक तरह का बैकस्लैश n है हमारी लाइन ब्रेक लगाने के लिए। ठीक हो गया जी। तो nested HTML elements. HTML elements can be nested. This means that elements can contain other elements. All element consists of nested. All HTML documents consist of nested elements. And following example contains 4 elements HTML body h1 and p1। अब यहाँ पे देखें नेस्ट क्यों हम कह रहे हैं नेस्टेड है। वजह यह है कि जो टॉप मोस्ट टैग है वो HTML टैग है। HTML टैग के अंदर फिर ये जो सेकंड लेवल पे जो टैग है वो बॉडी टैग है, और बॉडी टैग के अंदर फिर ये दो टैग पड़े हुए हैं h1 और p1। ठीक है। तो इसको जनरली जब हम कहीं HTML एडिटर्स में खोलें तो वो फिर आपको इंडेंटेशन भी नज़र आती है। इंडेंटेशन ऑटोमेटिकली हो जाती है उसमें, ताकि आपको वो नज़र आए कि ये नेस्टिंग कैसे हुई हुई है। सो वो हमें आसानी हो जाती है उसकी। अच्छा, इसको अगर विजुलाइज करना चाहें आप तो हेयर यू कैन विजुलाइज। H1 में टैग में लिखा है माय फर्स्ट हेडिंग, तो इट इज़, इसका साइज़ बहुत बड़ा हो गया। P के अंदर, क्योंकि P मीन्स पैराग्राफ, तो एक ये छोटा फॉन्ट हो गया, फॉन्ट साइज छोटा हो गया। तो दिस हाउ वी स्ट्रक्चर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये मैंने कर दिया आपको एक्सप्लेन। अच्छा जी, नेवर स्किप द एंड टैग। नेवर स्किप द एंड टैग। अब एंड टैग स्किप कर दें तो फिर भी ब्राउज़र्स उसको इंटेलिजेंटली हैंडल कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं खोल के दिखाता हूँ आपको। ये देखें यहाँ पे P लगाया है, P का स्टार्टिंग टैग है लेकिन एंड टैग नहीं है। तो ब्राउज़र ने इंटेलिजेंटली उसको जो है वो उसको मैनेज किया है। यानी आपकी एरर्स को ब्राउज़र्स कोशिश करते हैं आपकी एरर्स को मैनेज करें।
यानी ये जैसे नॉर्मल लैंग्वेजेस होती हैं सी या जावा वगैरह, इन लैंग्वेजेस में आपको बिल्कुल सिंटैक्स एरर अलाउ नहीं करते हैं, लेकिन जो ब्राउज़र्स होते हैं दे अलाउ यू सिंटैक्स एरर। नेवरदलेस यू शुड नॉट डू दीज मिस्टेक्स, क्योंकि कई जगहों पे ऐसे हो सकता है कि यू गेट वेरी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स, तो फिर आपके लिए डीबगिंग में मसला हो जाएगा। ठीक हो गया, ये देखें मैंने पी लगा दिया, एंड टैग लगा दिया पी का, तो मैं लगा भी दूंगा तब भी वही रिजल्ट आ रहा होगा। लेकिन कई सिचुएशन ऐसी होती हैं जब आपने बीच में प्रोग्रामिंग कंस्ट्रक्ट भी एम्बेड करने होते हैं HTML में, तो देन समटाइम्स यू गेट वेरी अनप्रिडिक्टेबल रिजल्ट्स। तो बेहतर होता है कि जो एक फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि अगर स्टार टैग और एंड टैग आप लगाएं, और ज़रूर लगाएं। मैं रन करता हूँ इसको, you will see there is no difference, but this difference, there can be a difference. So ये चीज़ बांध लें पहले कि आपने एंड टैग, जिसका एंड टैग है उसको एंड टैग आपने लगाना है। ठीक है जी, आई होप इट इज़ क्लियर। यस सर। ठीक है। However, never rely on this। ठीक है, ब्राउजर क्या करता है, some HTML elements will display correctly even if you forget the end tag। However, never rely on this, unexpected results and errors may occur if you forget the end tag। अच्छा जी, empty HTML elements। अच्छा, इसकी एग्जांपल देखें, जैसे मैंने कहा था कि लाइन ब्रेक होता है BR, यहाँ पे देखें स्टेटमेंट क्या लिखी हुई है, P का स्टार्टिंग टैग है, बीच में एक BR डाल दिया हमने। अब BR डालने से क्या हो रहा है कि यहाँ पे लाइन ब्रेक आ गई है, राइट साइड पे आपको नज़र आ रहा होगा जहाँ मैंने BR डाला है। ऐसा जब हमने लाइन ब्रेक्स डालनी होती हैं HTML पेजेस के अंदर तो हम BR यूज़ करते हैं। अगर मैं BR नहीं डालता, ठीक है, और मैं ये एंटर मारता हूँ यहाँ पे, तो अब ये एक्चुअली मैंने कोड में तो 2 लाइनें लिखी हैं, लेकिन ये एक लाइन में आ जाएगा। तो हमें लाइन ब्रेक्स एक्सप्लिसिटली डालनी होती हैं अगर हमने लाइन ब्रेक्स लगानी है। तो ये इस तरह यहाँ पे टैग्स के अंदर लाइन ब्रेक लगाने से लाइन ब्रेक नहीं लगती। आई होप इट इज़ क्लियर। यस सर। ठीक है, ये देखें मैंने दोबारा लाइन ब्रेक लगाई, अब मैं रन कर रहा हूँ तो लाइन ब्रेक आ गई। चलें, HTML इज़ नॉट केस सेंसिटिव। अगर कैपिटल P लिख देंगे या स्मॉल p लिखेंगे तो इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस, बट स्टिल इट इज़ रिकमेंडेड यू शुड मेक यूज ऑफ लोअर केस HTML डॉक्यूमेंट्स। ठीक हो गया। HTML standard does not require lowercase tags, but W3C recommends lowercase in HTML and demands lowercase for stricter document types like XHTML। और W3 school always use lowercase tag names। ठीक है जी, क्योंकि W3 की रिकमेंडेशन ये है कि लोअर केस के टैग यूज़ करें, एक स्टैंडर्ड बना दिया उन्होंने। सर ये XHTML क्या होता है? ये इसको हम देखेंगे बाद में, फिर ये इसमें रूल्स स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वहाँ फिर आपको एरर नहीं करने देता। ठीक है, ठीक है सर। जनरली जो हम अभी HTML पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें अगर आप देखेंगे शुरू में तो वो XHTML भी लिखा होता है साथ ही, क्योंकि HTML5 जो है ना, नहीं यहाँ पे नहीं है, ये HTML5 है, वो मैं आगे फिर उसको डिस्कस कर लेंगे। इसमें मतलब जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि इसमें आपको इट डजेंट अलाउ यू द मिस्टेक्स। जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आपने एक चीज़ डालनी है उसी तरह करता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, फिर आगे कहीं कंटेंट में आ जाएगा तो फिर हम डिस्कस भी कर लेंगे। ठीक हो गया। ठीक है सर। अच्छा, हम एलिमेंट्स लेके चल रहे थे। तो HTML tag reference, W3 school tag reference contains additional information about these tags and their attributes। ये थोड़ा सा उसकी एक तरह की समरी आ गई है।
HTML defines the root of HTML documents. Body defines the document's body, which is visible to the user. H1 to H6, it defines HTML headings. For complete list of all available HTML tags, visit HTML tag. ये मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, पूरी लिस्टिंग पड़ी हुई है फॉर रेफरेंस। ये देखें, सारा पूरा डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है, किस किस नाम से टैग्स अवेलेबल होते हैं। ठीक हो गया जी। इसके आगे एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है इसकी, जो हम 1 by 1 देखते जा रहे हैं। Here you can get consult yourself। Okay, next topic is HTML attributes। तो सबसे पहले देखा HTML elements, अब हम देखने जा रहे हैं HTML attributes। HTML attributes provide additional information about HTML element। तो इसका मतलब है कि ये इसका ताल्लुक HTML एलिमेंट के साथ है, एट्रीब्यूट का। एट्रीब्यूट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ HTML एलिमेंट। कैसे पार्ट बनता है ये हम देखते हैं। All HTML elements can have attributes। It means that attribute is supposed to be composed inside HTML element। Attributes provide additional information about element। Attributes are always specified in the start tag। क्योंकि हमने देखा ना कि एक start tag होता है और एक end tag होता है, तो हम ये कह रहे हैं कि जो attributes हैं वो हम start tag के अंदर डालते हैं। Attributes usually come in name value pair like this। ये स्ट्रक्चर होता है एट्रीब्यूट का। एट्रीब्यूट का नाम आएगा पहले और फिर उसकी वैल्यू आएगी। तो जितने भी एट्रीब्यूट्स डालेंगे हम इसी पैटर्न पे डालेंगे। तो फर्स्ट एग्जांपल इज ऑफ href एट्रीब्यूट। href है हाइपरलिंक बनाने के लिए। द a टैग डिफाइंस अ हाइपरलिंक and href attribute specifies the URL of the page the link goes to। तो जो URL डालना है वो हमने href के बाद डालना है, और a जो है ना वो बताएगा कि ये एट्रीब्यूट है। तो टैग हमारा टैग a है, स्टार्टिंग टैग, और स्टार्टिंग टैग a इतना लंबा कर दिया हमने। दिस ऑल इज स्टार्टिंग a का स्टार्टिंग टैग है इतना लंबा। क्यों लंबा हो गया ये? क्योंकि इसके अंदर हमने एक एट्रीब्यूट डाल दिया है, और एट्रीब्यूट का नाम है href, और उसके बाद जिस हाइपरलिंक पे जाना है हमने उस हाइपरलिंक पर हम वो हमने डाल दिया यहाँ पे। तो href इज इक्वल टू http://w3school.com। और अब ये हमें जो हाइपरलिंक है ये नज़र नहीं आता। नज़र क्या आता है? जो हमने इन टैग्स के दरमियान में कंटेंट लिखा होता है, विजिट W3 schools, और इसके ऊपर जो हाइपरलिंक बनेगा, हाइपरलिंक के पीछे URL ये वाला होगा। लेट्स सी हियर। यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, विजिट W3 स्कूल, और साथ ही हाथ का हाइपरलिंक का सिंबल भी आ गया। लेट मी क्लिक इट, क्लिक भी करके देख लेते हैं। तो ये देखें उसने वो वाला पेज खोल दिया है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये मैंने दोबारा रन करता हूँ। अब हुआ क्या, यहाँ पे हमने href में ये जो लिंक जो डाला है, ये लिंक ये इस हाइपरलिंक पे चला जाएगा। ये नीचे बॉटम पे हाइपरलिंक नज़र भी आ रहा है हमें, और लिखा हुआ जो आ रहा है, यूज़र को जो नज़र आ रहा है वही चीज़ नज़र आ रही है। ठीक हो गया जी। सर ये हमने जो हाइपर लिंक डालते हैं ये हम किसी और टैग में भी डाल सकते हैं, जैसे H2 टैग है, क्योंकि कुछ वेबसाइट पे जब हम हेडिंग पर ही मतलब क्लिक करते हैं तो वो कोई रीडायरेक्ट हमें करता है, तो ऐसे भी हो सकता है। हाँ, रीडायरेक्शन के लिए अलग से भी हैं टैग्स। रीडायरेक्शन के भी अभी हम पढ़ेंगे आगे, टैग्स को कुछ रीडायरेक्शन के लिए भी होते हैं। ठीक सर। और ये जो कुछ वेब ये पेजेस सादा होते हैं वाला, मतलब। ये सादा वाला लिंक है ना, ओके सर। सिंपल जो आप करते हैं सर तो वो। उस पे जब हम एड्स वगैरह जो आते हैं हमें, मतलब हम पहले कहीं भी क्लिक करें तो एकदम से वो पॉपअप ऐड आ जाता है, तो वो भी इसी तरह एम्बेड करते हैं या किसी कोई और तरीका होता है उसका? वो देखते हैं अभी आगे। कुछ चीज़ें में तो प्योर HTML से कुछ चीज़ों में काम हो जाता है, कुछ में फिर स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है। तो ठीक अभी हम जब HTML कवर करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या कैपेबिलिटी है HTML की।
और फिर जो काम HTML से ना हो सके तो फिर हम आ जाते हैं, फिर जावास्क्रिप्ट यूज़ करनी शुरू करते हैं। तो ये साथ साथ आपको आइडिया होता जाएगा इसकी कैपेबिलिटीज़ का भी। ठीक है जी। एनी अदर ओके क्वेश्चन? सर। एनी अदर क्वेश्चन? एक ही बच्चा इंटरेस्टिंग है बस, बाकी सोए हुए हैं? सोए हुए तो नहीं है? हाँ क्यों सर, भाई, अभी बस। जागे हुए हैं कि नहीं? जी जी सर, इधर ही है। जाग रहे हैं चलो, सर, जाग रहे हैं। बस ये मुझे बता दिया करें, मुझे ये ना महसूस हो कि मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। ओके, सोर्स एट्रीब्यूट, दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ अनदर एट्रीब्यूट, सोर्स, CSRC। अब ये देखते हैं ये क्या है। ये है टैग, ये IMG टैग, बेसिकली इमेज टैग है। IMG tag is used to embed an image in HTML page. The source attribute specifies the path to the image to be displayed. ये एग्जाम्पल देखें, इस तरीके से हम लिखते हैं, ये आ गया उसका नेम और ये उसका कंटेंट आ गया। लेट्स सी, ये देखें, अगर यहाँ पे देखें तो इमेज लिखा हुआ है, फिर सोर्स आपने आपने उसका पूरा पाथ भी दे सकते हैं, पाथ विद इमेज। अब क्योंकि अगर आपके जिस फोल्डर में आपका पेज पड़ा हुआ है और उसी फोल्डर में अगर आपकी इमेज पड़ी होगी तो फिर आप स्ट्रेट अवे इमेज नेम लिख देंगे तो वो उठा लेगा उसको। लेकिन अगर कहीं किसी और जगह पड़ा है तो फिर आपको या तो रेफर URL नेम डालना पड़ेगा या एब्सोल्यूट पाथ देना पड़ेगा। तो ये करना पड़ता है। बाकी इमेज के साथ आपको विड्थ और हाइट के भी एट्रीब्यूट नजर आ रहे हैं। तो अब इस बेसिकली इमेज टैग में इस वक्त 3 एट्रीब्यूट्स हैं। ये पहला एट्रीब्यूट हो गया SRC सोर्स, सेकंड एट्रीब्यूट विड्थ, देन अ स्पेस, देन सेकंड थर्ड एट्रीब्यूट इज हाइट। फॉर एग्जांपल इफ आई चेंज इट्स हाइट तो आपको नजर आएगा कि इमेज का साइज छोटा हो जाएगा। मैं रन करता हूँ तो इमेज का साइज छोटा हो गया। ठीक हो गया। अगर मैं इमेज का नाम गलत करता हूँ, जो इमेज नहीं है एक्चुअली, तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा कि इमेज उसको नज़र नहीं आई तो उसने बस शेषता का सिंबल बना दिया। ठीक हो गया जी। तो ये है। एनी क्वेश्चन ऑन दिस टैग? सर। चल, ओके। अब जब हम URL की बात करते हैं या लिंक देना चाहते हैं तो फिर हमें देयर आर 2 कॉन्सेप्ट्स। वन कॉन्सेप्ट इज ऑफ एब्सोल्यूट URL एंड अदर इज ऑफ रिलेटिव URL। इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको हम डिस्कस कर लेते हैं। First of all, absolute URL links to an external image that is hosted on another website. For example, हम कहते हैं जी ये कोई और वेबसाइट है, वहाँ पे ये इमेज पड़ी हुई है, तो हम ये हमने एक्चुअल उसकी एक्चुअल एब्सोल्यूट लोकेशन, जो एक्चुअल लोकेशन है वो हमने डाल दी है। तो इस तरह जब हम लिंक डालते हैं तो इसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट URL। ठीक हो गया। वैसे देखते भी हैं इन्होंने W3 स्कूल वालों ने कुछ रखी हुई भी है इमेज या नहीं। लेट्स एक्सपेरिमेंट, क्योंकि एब्सोल्यूट है ना ये, कोई इमेज निकलती है कि नहीं निकलती? नहीं। ठीक है, उन्होंने ट्यूटोरियल के लिए सिर्फ वो दिया है हमें। ओके, सो दिस इज एब्सोल्यूट URL। नोट, एक्सटर्नल इमेजेस माइट बी अंडर कॉपीराइट। ठीक है जी। अब जो एक्सटर्नल आप इमेजेस उठा सकते हैं, कहीं से भी उठा सकते हैं, तो लेकिन है कि वो होता है वेब में ये इशू होता है कि आपने जब वेब पे काम करना है तो यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट, क्योंकि आपकी जो कंटेंट होता है वो पब्लिकली ग्लोबली विजिबल होता है। तो इसलिए आपको यू शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट, स्पेशली अबाउट इमेजेस के जो उनके जिस पे कॉपीराइट है, और तो उन इमेजेस को आप यूज़ ना करें। If you do not get permission to use it, you may be in violation of copyright law. In addition, you cannot control external image. It can suddenly be removed or changed. ठीक है, पता चले आपने
आपने कोई एक्सटर्नल फुटबॉल की इमेज लगाई हुई थी, तो जिसकी इमेज थी उसने पकड़ के उसकी जगह पे कुछ और लगा दिया, तो वो आपका भी वहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो इसलिए एक्सटर्नल कंटेंट को यूज़ करते हुए इस चीज़ का भी ख्याल रखना ज़रूरी है कि उस पर आपका कंट्रोल नहीं होगा। आप डाल तो सकते हैं बट यू विल नॉट हैव अ कंट्रोल ऑन दैट। हाँ, डाउनलोड कर लें, डाउनलोड करके फिर आप उसको अपने लोकल अपने फोल्डर्स में रख के उसको लिंक करें तो फिर मसला कोई नहीं होगा, लेकिन डायरेक्टली लिंक करेंगे तो देन इट मे चेंज एनी टाइम। Second is relative URL. Links to an image that is hosted within a website. Here the URL does not include the domain name. If URL begins with a slash, it will be relative to the current page. Example, अगर image source JPG है, if URL begins with a slash, it will be relative to the domain. For example, source अगर ये मैं लिखता हूँ images img girl.jpg, तो क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो करंट फोल्डर है इस वक्त हमारा रूट फोल्डर, ये जो रूट फोल्डर है, रूट फोल्डर, इस रूट फोल्डर के अंदर एक और फोल्डर होगा इमेजेस का, और उसके अंदर अगर जो इमेज पड़ी होगी हम उसकी बात करें आज सब फोल्डर। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे हम लैंड करेंगे इस पेज के लिए, या जहाँ पे ये पेज पड़ा हुआ है उस पेज के फोल्डर के अंदर एक सब फोल्डर होगा, उसके अंदर ये इमेज पड़ी हुई है। सो इट इज डिपिक्टिंग यू द नेम ऑफ अ सब फोल्डर, अगर आप इस तरीके से चीज लिखेंगे तो इट इज ऑलमोस्ट बेस्ट वे टू सर यूज रिलेटिव यूआरएल्स। जी सर ये अब मतलब सर जिस हम टॉरेंट्स वगैरह होते हैं ना, तो सर ये तो मतलब होता है ना कि इलीगल काम होता है, तो टॉरेंट साइट्स हाँ इस तरह करते हैं कि वो अपनी कई डोमेन्स रखते हैं ताकि एक अगर ब्लॉक भी हो जाए तो दूसरी हाँ। डोमेन से वही कंटेंट एक्सेस हो सके। तो सर ये कैसे करते हैं कि मतलब यही कंटेंट है और डिफरेंट डोमेन्स के साथ वो उन्होंने रखा होता है। वो एडवांस कॉन्सेप्ट्स है ना, उसमें तो रेप्लिकेशन भी हो रही होती है आपके सर्वर्स की, एक सर्वर नहीं होता, बहुत सारे सर्वर होते हैं, वो रेप्लिकेट हो रहे होते हैं, वो उसको सेंस करना ही मुश्किल होता है आउट बाहर बाहर के यूज़र के को कि ये कौन से उस पर जा रहा है। फिर इसके अंदर ये होता है कि जो टॉरेंट्स वगैरह होते हैं इनमें पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क नहीं होता। अभी तो हम डिस्कस कर रहे हैं ना क्लाइंट सर्वर इन्वायरमेंट, एक सर्वर होता है और एक होता है क्लाइंट, अभी तो हम ये इन्वायरमेंट डिस्कस कर रहे हैं। उसमें जो नेटवर्क होता है दैट इज़ नॉट क्लाइंट सर्वर, दैट इज़ पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क ये होता है कि कोई एक फाइल जो आपने डाउनलोड करनी है, वो जब आप डाउनलोड करने लगेंगे तो उसका एक चंक कहीं और पड़ा होगा, एक चंक कहीं और पड़ा हुआ होगा, तो एक 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 पर्टिकुलर फाइल किसी एक उस पे होगी नहीं है एक सर्वर पे। तो वो इस तरीके से कॉपीराइट को अवॉइड करते हैं, क्योंकि आप कॉपीराइट वाला ये कहेगा जी ये तो पूरी फाइल इस बंदे ने रखी है फलां सर्वर पे, वहाँ जाएंगे तो पता चलेगा जी उस सर्वर पे टेक्निकली तो एक थोड़ा सा चंक पड़ा हुआ है, पूरी फाइल तो है ही नहीं, क्योंकि सारी डिस्ट्रीब्यूट हुई हुई है फाइल। तो उन्होंने काफ़ी कम्प्लेक्स एक इन्वायरमेंट बनाई होती है जिससे वो कॉपीराइट के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उनको अवॉइड करते हैं टेक्निकली। ठीक है सर। हम्म, चलें, गुड क्वेश्चन। अच्छा जी, तो विड्थ हाइट एट्रीब्यूट मैंने डिस्कस कर लिया कि विड्थ हाइट से आप उसकी इमेज का साइज एडजस्ट कर सकते हैं बड़े आराम से, प्यार से, कोई मसला नहीं होता। अनदर एट्रीब्यूट, इट इज सर आल्ट एट्रीब्यूट। जी जनाब। सर ये हम इसकी पोजीशन कैसे चेंज करेंगे इमेज या की, जैसे हमने उसके हाइट और विड्थ तो चेंज कर ली। हाँ, पोजीशन की भी डिस्कशन आ जाएगी, तसल्ली रखें, चलते रहें साथ, ठीक है। ये भी चीज़ें आ जाएंगी बीच में। अच्छा जी, alt attribute. The required alt attribute for image tag specifies an alternate text for an image. मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इमेज फॉर एग्जांपल वहाँ पे है ही नहीं, तो एक बुरा सा गंदा सा सिंबल आ जाता है बना हुआ। तो उसको अवॉइड करने के लिए कि अगर इमेज अवेलेबल नहीं होती इस पर्टिकुलर लिंक पर, तो अल्टरनेट कोई टेक्स्ट आ जाए लिखा हुआ, तो इसके लिए ये वाला एट्रीब्यूट दिया गया, आल्ट एट्रीब्यूट। फॉर एग्जांपल ये देखते हैं डेमो। alt attribute alt attribute should reflect the image control, so users who cannot see the image get an understanding of what image contains.
अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या हुआ है, इमेज टैग की एक एट्रीब्यूट हमने और डाल दिया इसके अंदर। हमने कहा जी ये इमेज का नाम है, और ये अगर इमेज डिस्प्ले नहीं होती तो क्या होगा, ये आल्ट ये लिखा हुआ आ जाए, गर्ल विद जैकेट। लेट मी चेंज नेम ऑफ द इमेज सो दैट इट इज़ नॉट अवेलेबल। अब मैं रन करता हूँ तो इमेज क्योंकि उसे नहीं मिली, जहाँ भी पड़ी हुई थी, तो अब यहाँ पे क्या हुआ है कि गर्ल विद जैकेट लिखा हुआ आ गया, विच इज़ दी अल्टरनेट टेक्स्ट इफ इमेज इज़ नॉट अवेलेबल। तो ये साथ लिखा हुआ आ गया ताकि यूज़र को ये आइडिया हो जाए कि यहाँ पे कुछ किस किस्म की इमेज थी। ठीक है जी, आई होप इट्स क्लियर। यस सर। चले, अच्छा जी, और ठीक है, अनदर एट्रीब्यूट, एक और एट्रीब्यूट है स्टाइल के नाम से। स्टाइल एट्रीब्यूट में आप बहुत सारे काम कर सकते हैं। वन ऑफ जॉब यू कैन डू इज दैट यू कैन चेंज कलर ऑफ द टेक्स्ट। जो कंटेंट है उसका कलर चेंज कर सकते हैं आप। स्टाइल इज इक्वल टू कलर कॉलन रेड सेमी कॉलन, ये इसका सिंटैक्स है। अब लेट्स सी क्या करता है ये। तो ये देखें, ये पीक एट्रीब्यूट है, ठीक हो गया। और ये इस पी के अंदर मैंने क्या डाल दिया है, स्टाइल रेड, कलर रेड। तो अब ये जो कंटेंट है पूरा ये रेड कलर में हो गया। पी को अगर मैं कर दूं H1 फिर क्या करेगा, क्या एक्सपेक्टेड है? सर रेड पैराग्राफ, वो रेड हेडिंग। पैराग्राफ चेंज हो गया, रेड कलर हो गया। इसे कोई और कलर देते हैं, ठीक है जी, ब्लू दे देते हैं। अब रन करके देखते हैं, ब्लू हो गया। और क्या हो सकता है, पर्पल भी होगा, पर्पल, ले जी पर्पल हो गया, ठीक है जी। सो you can see how beautiful is HTML. Okay जी, सर another attribute lang. You should always include lang attributes inside HTML tag to declare the language of the web page. ठीक है जी, this is meant to assist search engines and browsers. ठीक है, कई दफ़ा आप कहते हैं जी सिर्फ इंग्लिश साइट को सर्च करें, उर्दू साइट सर्च करें, तो वो अगर आपने अपने पेज में लैंग्वेज डिफाइन की होगी तो फिर उसके लिहाज से वो करेगा। तो आपने क्या किया, ये टैग है HTML के अंदर डाला है एट्रीब्यूट। जो HTML जो टॉप लेवल हमारा एट्रीब्यूट है, वो है एलिमेंट है, उसके अंदर हमने एट्रीब्यूट डाला है लैंग इज इक्वल टू इंग्लिश, ई एन मीन इंग्लिश। तो इसका जितने भी और भी लैंग्वेजेस होते हैं हर एक का एक कोड होता है। Country codes can also be added to language code in lang attribute. So the first two characters define the language of HTML page and last two characters define the country. The following example specifies English as the language and United States as a country. ये देखें, English US, ठीक हो गया जी। यू कैन सी ऑल लैंग्वेज कोड्स हेयर। इसको खोल के देख लेते हैं, लैंग्वेज कोड्स ये देखें, सारे लैंग्वेज कोड पड़े हुए हैं। तो पाकिस्तान का क्या होगा फिर, लेट्स फाइंड KLMNOP, पाकिस्तान भी है। पश्तो, अच्छा नहीं, उर्दू में होगा, उर्दू होगी इसके अंदर, ये उर्दू है। ये लैंग्वेज कोड है एक्चुअली, कंट्री कोड नहीं है। ये उर्दू का UR है, ठीक हो गया जी। और कंट्री कोड इसके अलावा कहीं और होंगे। सर जी सर ये हमें जो ऑप्शन देता है जब हम कोई और लैंग्वेज खोलें तो वो कहता है कि डू यू वांट टू ट्रांसलेट दिस पेज टू इंग्लिश, तो हम जब करते हैं तो बिल्कुल, इंग्लिश का सारा आ जाता है। हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए वो उन्होंने इसलिए दिया होता है कि उसमें लैंग्वेज पहले डिटेक्ट कर लेता है ना इस एट्रीब्यूट से,
उसको पता है कि आपने अपनी सेटिंग की होती है कि जी यही इंग्लिश से आप इंग्लिश पढ़ रहे होते हैं, तो वो फिर आपको उस वक्त इंटेलिजेंटली आपको ऑप्शन दे रहा होता है कि जी एक्चुअली इंग्लिश नहीं है, तो आपको फिर वो बताएगा जी ये लैंग्वेज है, तो अब इंग्लिश में कर दूं या ना कर दूं। ये इसी इसी एट्रीब्यूट का कमाल है। तो सर ये और ये करता किस देखें, तरह है मतलब? सर ये जो यहाँ से अच्छा जी डिटेक्ट सर। कर लेता है लैंग्वेज कौन सी है, लैंग्वेज डिटेक्ट कर लेता है। आपने ऑलरेडी अपनी सेटिंग की होती है कि जी इंग्लिश की अपनी सेटिंग की होती है, तो वो आपसे ऑप्शन दे देता है आपको, जी करना है इसको ट्रांस, पूछता ही है ना आपसे, करता तो नहीं है, पूछते है आपसे पहले कि करूँ या ना करूँ। ऐसे ही सही है है ना। सर। जी सर, तो इन्होंने जो होते हैं जो मतलब वेब डेवलपर होता है, उसने उसी लैंग्वेज में एक और HTML कोड भी अपलोड किया हुआ होता है पीछे। गूगल नहीं नहीं नहीं, करता। HTML कोड तो इंग्लिश में ही होता है, HTML कोड तो इंग्लिश में ही होता है। वो आपने अंदर जो कंटेंट डाला होता है ना, वो कंटेंट की बात हो रही है ना, HTML क्या का जैसे कंटेंट। ट्रांसलेट करता है वो गूगल करता है ना, वो हमारा एक पेज नहीं करता होता। ये पाकिस्तान का कोड है, कंट्री कोड PK। ठीक हो गया जी, ये कोड है हमारा, कंट्री कोड है, और वो सर लैंग्वेज। जी ना, सर मैंने सॉरी थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया, मतलब 1 वीक के बाद। तो हम इस कोर्स में फ्रंट एंड भी करेंगे? करेंगे ना फ्रंट एंड, ये फ्रंट एंड ही की तो लैंग्वेज है HTML, ये फ्रंट और एंड बैक ही एंड? की है। हाँ बैक एंड भी करेंगे, सही अभी सही, फ्रंट तो एंड से मैं शुरू किया आपने। सही सही सही। ठीक है। तो हम HTML और CSS के अलावा क्या कर रहे हैं? यार हम तो PHP भी करेंगे इंशाल्लाह, और एंड करेंगे पाइथन पे। इसके बाद HTML के बाद इम्पोर्टेंट चीज़ है CSS, इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद आपका जावास्क्रिप्ट इम्पोर्टेंट है, जावास्क्रिप्ट भी फ्रंट एंड में भी यूज़ होती है और बैक एंड पे भी यूज़ होती है। और उसके बाद फिर PHP है, वो बैक एंड पे यूज़ होती है। पाइथन भी बैक एंड पे यूज़ होती है। ठीक है। ठीक है जी। अच्छा तो कहाँ थे हम, लैंग एट्रीब्यूट देख लिया हमने, तो यहाँ से डिटेक्ट कर लेता है लैंग्वेज कौन सी है। अच्छा जी, लेकिन अगर आपने डाला होगा तो, नहीं डाला होगा तो फिर नहीं डिटेक्ट करेगा। तो एज अ गुड डेवलपर, वेब डेवलपर, यू मस्ट इंक्लूड दिस एट्रीब्यूट, अच्छे लैंग्वेज डेवलपर के, वेब डेवलपर के तौर पे। अच्छा जी, कंट्री कोड ये भी दिखा दिया हमने, और टाइटल एट्रीब्यूट। अच्छा, अब टाइटल एट्रीब्यूट भी होता है एक, एक तो टाइटल का टैग होता है ना, एक टाइटल का टैग होता है। अब ये एट्रीब्यूट है टाइटल का, ठीक है, ये यही बड़ी मज़े की चीज़ है। देखें, ये टाइटल है, आई एम अ टूल टिप, और ये कंटेंट आ गया इसका सारा, ये कंटेंट आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें, मैं माउस लेकर गया हूँ, तो ये आई एम हेडर लिखा हुआ आ गया, तो ये टूल टिप क्रिएट हो जाती है इससे, टाइटल एट्रीब्यूट से। और इस पे लेकर आया हूँ तो एक और टूल टिप क्रिएट हो गया, आई एम अ टूल टिप। तो अगेन वेरी इंटरेस्टिंग एट्रीब्यूट, किसी में भी डाल सकते हैं, H1 H2 में डाल दें, P में डाल दें, आपकी टूल टिप बन जाएगी। ओके, वी सजेस्ट ऑलवेज यूज लोअर केस एट्रीब्यूट्स, जस्ट अ गाइडलाइन। The HTML standard does not require lowercase attribute names. The title attribute and all other attributes can be written with uppercase or lowercase like title or title. ऐसे लिख लें या ऐसे लिख लें, लेकिन रिकमेंडेशन है W3C की ये है कि अपने जितने भी टैग्स हैं और टाइटल्स हैं, इनको आप यूज़ करें लोअर केस में। और एक XHTML होती है, ये आपको बिल्कुल गलती नहीं करने देती, और ये लोअर केस C में एक्सेप्ट करती है सारे एट्रीब्यूट्स। अच्छा जी, उसके बाद ओके, अनदर गाइडलाइन, वी सजेस्ट ऑलवेज कोट एट्रीब्यूट वैल्यूज़, क्योंकि ये एट्रीब्यूट नेम है और ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है, तो एट्रीब्यूट की जब वैल्यू आप डालते हैं तो आप इसको कोटेशन के अंदर डालें। ठीक है, ये काम, दिस इज़ बैड प्रैक्टिस,
आपने डबल कोट के अंदर नहीं किया उसको। हो सकता है कोई ब्राउज़र इसको एक्सेप्ट कर ले और कुछ ना करे, तो मेक अ हैबिट, कोई भी एट्रीब्यूट है जब उसकी वैल्यू डालनी है तो अपने कोटेशंस के अंदर डालें। और समटाइम्स you have to use quotes. This example will not display the title attribute correctly because it contains spaces. ये देखें, टाइटल इज इक्वल टू अबाउट W3 स्कूल, ये करेक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, देखते हैं इसको क्या कर रहा है ये। तो ये अब ये काम नहीं कर रहा पी के अंदर, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, अगर इसमें डबल कोट डालूंगा तो फिर ये ठीक होगा। अभी ये इसमें टूल टिप देनी शुरू कर दी इसमें, तो स्पेसिस आ जाए तो फिर तो बिल्कुल ही काम नहीं करता। इसलिए बेहतर है कि हैबिट ही बनाएं कि ये डबल कोट डालें वैल्यूज को। सिंगल और डबल कोट, नेक्स्ट क्वेश्चन। डबल कोट अराउंड एट्रीब्यूट वैल्यूज आर मोस्ट कॉमन इन HTML। ठीक है जी, सबसे कॉमन तरीका है डबल कोट का, बट सिंगल कोट्स कैन आल्सो बी यूज्ड in some situations when attribute value itself contains double quotes. It is necessary to use single quote. अब ये देखें, यहाँ पे सिंगल अंदर उसके अंदर हम डबल कोट यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आउटर साइड पे आप सिंगल कोट यूज़ कर लें, ठीक है। या अंदर कहीं सिंगल कोट यूज़ कर रहे हैं तो फिर आउटर साइड पे आप डबल कोट यूज़ कर लें। एनी क्वेश्चन सो फार? तो सर ये एट्रीब्यूट्स का इसमें अगर बंदा चाहे कि जो है मतलब दोनों हमें चाहिए, अंदर सिंगल कोड भी डबल कोड, फिर बाहर कौन सा लगाएं? नहीं, बाहर वाले तो नजर ही नहीं आ रहे हैं, बाहर वाले नहीं तो नहीं, नहीं वो आते। तो नहीं नजर आ रहे, लेकिन सर अगर टेक्स्ट के अंदर हम चाहते हैं कि एक जगह पे हमें सिंगल कोड की जरूरत पड़ी है, दूसरी जगह हमें डबल कोड थी, फिर या तजर्बा करके देखते हैं। अच्छा सवाल है। एक सिंगल कोड, दो सिंगल कोड डाले हैं मैंने, एक डबल कोड था, एक सिंगल कोड था। दिस इज सिंगल कोड, ये लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, कुछ गड़बड़ ऑलरेडी नज़र आ रही है मुझे। ये सिंगल कोड आया, डबल कोड आया, फिर बीच में सिंगल कोड डाला हमने, नहीं काम कर रहा ना, कलर ही बता रहा है इसका। अगर आपने डालना है तो डबल कोड डालेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। देखा ना, ठीक हो गया। तो इसका मतलब है कि ये ऐसे ही करना पड़ेगा। कोई आप चलें, आपके लिए ओपन चैलेंज है, ढूंढें कोई तरीका है, इस तरह के नहीं हो सकता। लेट्स डू सम रिसर्च, ठीक है। ठीक है सर। मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक तो डबल कोड अगर डालने हैं तो फिर डबल कोड ही चलाएंगे। एक डबल कोड का सेट ये आ गया, एक सेट ये आ गया, ठीक है। इसके अंदर आप डबल कोड चलाने पड़ेंगे आपको सारे, अदरवाइज नहीं काम करेगा ये। चलें जी, आगे चलते हैं। सो दिस इज द समरी। ऑल HTML एलिमेंट्स कैन हैव एट्रीब्यूट्स। फर्स्ट ये हो गया कि एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं। href एट्रीब्यूट, ये एक एट्रीब्यूट है, ए टैग का एट्रीब्यूट है href। इमेज टैग का एट्रीब्यूट है सोर्स। विड्थ हाइट भी एट्रीब्यूट है इमेज के। alt इज आल्सो एट्रीब्यूट ऑफ इमेज। स्टाइल attribute is used to add style to an element such as color, font, size, more. स्टाइल को हम अलग से देखेंगे यहाँ पे आके, तो आपको नजर आएगा कि स्टाइल में बहुत कुछ कर सकते हैं आप। फिर लैंग एट्रीब्यूट आ गया, इट इज एट्रीब्यूट ऑफ HTML टैग। एंड देन टाइटल एट्रीब्यूट डिफाइन सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट। तो टाइटल से क्या किया था हमने? सर वो टूल टिप आती है ना। हाँ, टूल टिप आती है, गुड। अच्छा ये देखें, एक्सरसाइजेज अगर करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये सारी आपको जो मैंने पहले बताया था। अ टूल टिप टू पैराग्राफ बिलो विद द टेक्स्ट। तो क्या यहाँ पे लिखना चाहिए हमें टूल टिप के लिए? क्या लिखना चाहिए?
टाइटल। चलें अब सबमिट करके देखते हैं जवाब दुरुस्त होता है हमारा या नहीं होता। ठीक है जी, सबमिट आंसर करेक्ट। ठीक है जी, आप सबको मार्क्स मिल गए हैं। तो इसके अंदर बड़ी अच्छी एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 2, 3, 4, ये आपने अपने टाइम पे करना है काम। ओके, HTML एट्रीब्यूट रेफरेंस मैंने ऑलरेडी पेज खोल के दिखा दिया था आपको। ठीक है जी, ओके। अब आ रहा है हमारा हेडिंग्स। HTML हेडिंग्स, ये देखें हेडिंग्स नज़र आ रही हैं बहुत सारी आपको। ये हेडिंग 1 का साइज़ ये है, 2 का साइज़, 3, 4, 5। ट्राई इट योरसेल्फ। ये देखें कैसे लिखा गया है, H1, H2, H3, H4, H5, H6। तो इस तरीके से ये हेडिंग्स आपकी आ जाती हैं। और आपने जो अपने GUI पे अपने फ्रंट एंड पे जो भी साइज़ एडजस्ट करना है वो आप एडजस्ट कर सकते हैं। हेडिंग्स आर इम्पोर्टेंट। क्यों इम्पोर्टेंट है? सर्च इंजन्स यूज हेडिंग्स टू इंडेक्स द स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ योर वेब पेजेस। तो कई आप में से होंगे जो कि SEO की जॉब करेंगे जाके, आपके शायद मिजाज से मुताबिक होगा। SEO क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। हाँ, तो वो ये मकसद क्या होता है इसका? सर वो जब सर्च वगैरह करते हैं ना, तो कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिसकी वजह से आपके पेज टॉप पे, या मतलब उसके हिसाब से आपकी प्रायोरिटाइज करता है जो होता है सर्च इंजन। तो वो उन्हीं वर्ड्स जितने ज़्यादा होते हैं उसके हिसाब से फिर आती रैंकिंग आती है। अगर आपको जॉब मिल जाए सर्च कि हमारी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करें ताकि सर्च इंजन में आसानी से नज़र आए, सबसे ऊपर नज़र आए, तो फिर आपने बहुत सा काम करने होंगे। एक काम ये वाला है, एक काम ये वाला है कि आपने हेडिंग्स इंपॉर्टेंट है और हेडिंग्स आपकी रेलिवेंट होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट होती हैं। यहाँ से सर्च इंजन सर्च करता है कि रेलिवेंट कितना पेज, जितनी रेलिवेंट आप हेडिंग बताएंगे उतना आपके लिए सर्च इंजन के लिए आपको सर्च करना और आपको रैंक करना आसान होगा। ठीक हो गया? Users often skim a page by its heading. It's important to use headings to show document structure. ये हम वैसे ही जानते हैं। अच्छा जी, H1 heading should be used for main headings, followed by H2, then less important H3 and so on. ठीक है, ऐसे ही करते हैं जब हम डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो। Use HTML headings for headings only. Don't use headings to make text big and bold. ठीक है जी, ये क्योंकि आपको पता चल गया शॉर्टकट के चलो यार H1 कर देंगे तो वो बड़ा सा आ जाएगा, बड़ा सा करना है तो H1 कर दो, लेकिन दैट वुड बी रॉन्ग वे ऑफ डूइंग इट। क्योंकि आपने ये सोचना चाहिए आपको कि इसकी मेरी हेडिंग है, इसकी रेलिवेंस सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ओवरऑल पेज के मुताबिक इसकी कितनी रेलिवेंस है। क्योंकि और तरीके हैं फॉन्ट को बड़ा करने के, और तरीके भी हैं, सिर्फ ये हेडिंग ही नहीं है। तो हेडिंग्स को आप जब यूज़ करते हैं तो आप ये सेन में रखें कि सर्च इंजन्स आपकी रैंकिंग कर रहे होते हैं पेज की आपकी हेडिंग्स की बुनियाद पे। तो इसलिए आप हेडिंग्स को इंसाफ के साथ इस्तेमाल करें। मेक जुडिशियस यूज ऑफ योर हेडिंग्स। बिगर हेडिंग्स। Each HTML heading has a default size. However, you can specify size of any heading with the style attribute using CSS font size property. तो देखें पहले स्टाइल आया है, पहले स्टाइल के साथ आपने क्या किया था? पहले स्टाइल एट्रीब्यूट से पहले क्या काम किया है? कलर कलर चेंज किया। आप देखें स्टाइल के साथ हम फॉन्ट का साइज भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए, अब इसको खोल के देखते हैं। ये देखिए कितना बड़ा हेडिंग लिखा हुआ है और यहाँ पे फॉन्ट साइज 60 दिया हुआ है। मैं 100 ही कर दूं इसको, लेट्स सी क्या होता है। ये देखिए और बड़ी हो गई है। ठीक है, तो आप एक तो डिफ़ॉल्ट साइज़ है, लेकिन आप उसके अंदर हेडिंग के साइज़ को भी एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा जी, फिर एक्सरसाइजेज आ गई। ये देखें जी क्या एक्सरसाइज है ये।
use correct HTML tag to add a heading with text London। हेडिंग डालनी है लंदन, क्या करना चाहिए? टैग पहले तो डालेंगे और बीच में लंदन लिखते हैं। कौन सा टैग डालें बताओ, आप बोलेंगे जो ही मैं डालूंगा। H1 कौन सा एच डाल दूं? छोटा H 6 तक होते हैं, 1 से लेके 6 तक होते हैं टैग्स। जी 1 सर डाल देते हैं, H1 चलिए। क्या करना है, आप कंटेंट लिखना है इसका, हमने लंदन लिख दिया। आप क्या करें? सर एंड टैग एंड /H1 टैग। गुड, चलें देखते हैं कामयाबी हुई या नहीं। सबमिट क्वेश्चन, करेक्ट, गुड। चलें जी, ये हो गया। अब हम ये हेडिंग्स बता दिए जी कौन कौन सी होती हैं, और नेक्स्ट अब आगे हम पैराग्राफ पे। ठीक है जी, पैराग्राफ। A paragraph always starts on a new line and is usually block of text। तो पैराग्राफ के लिए कौन सा हम यूज़ करें एलिमेंट? P। ये जैसे आपको नज़र आ रहा है P, दिस इज पैराग्राफ, दिस इज अनदर पैराग्राफ। अच्छा जी, बस ये तो पहले भी P दिखाया हुआ आपको मैंने। हाँ ये देखें यहाँ पे HTML display। You cannot be sure how HTML will be displayed। Large and small screens and resize windows will create different results। With HTML, you cannot change the display by adding extra spaces or extra lines in your HTML code। The browser will automatically remove any extra spaces and lines when page is displayed। अब ये देखें, ये यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेसेस भी डली हुई नज़र आ रही हैं आपको। देखते हैं अब क्या करता है ब्राउज़र इसके साथ। ये देखें, ये पहला P है, ये पहला पैराग्राफ आ रहा है आपको, स्ट्रेट नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब है कि आप इसके अंदर जितने मर्जी एंटर मारते जाएं, इसने ब्राउज़र ने इसको बिल्कुल एक लाइन में शो किया है। आगे देखें, इसमें स्पेसेस भी डाल दी हमने, लेकिन यहाँ कोई फ़ायदा नहीं हुआ, उसने सिंगल स्पेस डाली है, बाकी सब निकाल दिए हैं। ठीक हो गया। और यहाँ पे आपको 3 लाइनें नज़र आ रही हैं, लेकिन यहाँ पे आपको 2 लाइनें नज़र आ रही हैं। अगर मैं छोटा करूँगा तो ये देखें, स्क्रीन साइज़ छोटी कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली ब्राउज़र स्क्रीन विंडो मोबाइल पे आएंगे तो इस तरह नज़र आएगा और ये बड़ा हो जाएगा। तो ये ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट कर रहा होता है ब्राउज़र्स। ठीक है जी, एनी कन्फ्यूजन क्वेश्चन ऑन दिस डेमो? अच्छा जी, HTML horizontal rule। The HR tag defines thematic break in HTML page and is most often displayed as a horizontal rule। HR tag, ये HR tag यूज होता है। लेट्स सी क्या करता है ये देखें, ये हेडिंग डाली है, P डाला है और HR डाल दिया। तो HR ने क्या किया, एक लाइन कहीं दी है यहाँ पे। ठीक हो गया, एक HR खुद भी डाल के देख लेते हैं। ये यहाँ पे जाके HR डाला है मैंने, रन करता हूँ मैं, तो एक लाइन और लग गई है मुझे। और ये HR की लाइन थ्रू आउट एंड टू एंड लेफ्ट टू राइट रहेगी ये। ठीक है, तो लाइनें जो लगानी है आपने ये HR से लगेंगी। HTML line break। HTML BR element defines the line break। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि लाइन ब्रेक के लिए होता है ये। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एक सिंगल लाइन में लिख दिया है, लेकिन बीच में हमने क्या डाल दिया, BR, तो वो 2 लाइन में ब्रेक हो गया है। इससे आप फेमिलियर होंगे क्योंकि बैकस्लैश n आप सी प्रोग्रामिंग में खुला यूज़ किया हुआ है आपने फॉर्मेटिंग के लिए। ठीक है जी, तो ये यहाँ पे हम BR यूज़ करते हैं। पोएम प्रॉब्लम।
पोएम विल बी डिस्प्लेड ऑन अ सिंगल लाइन। सिंगल लाइन में नजर आना चाहिए। इसमें देखें लाइन के अंदर भी स्पेसिंग डाली हुई है इसने, लेकिन ब्राउजर में कोई फ़ायदा नहीं है, इसने पकड़ के एक ही लाइन बनानी है इसकी, बीच में इंटर स्पेसिंग भी डाली हुई है हमने, बट नो यूज़। अच्छा, अब अगर हम स्पेसिस डालना चाहते हैं तो क्या करेंगे हम? The HTML pre-element defines the pre-formatted text. The text inside pre-element is displayed in a fixed width font, usually Courier, and is preserves both spaces and breaks. अब देखिए हमने क्या किया, पहले p डाला हुआ था, अब हमने क्या डाल दिया, प्री डाल दिया है। ये प्री टैग यूज किया है। अब इसके अंदर आपने स्पेसिस डाल दी हैं तो वो इट इज प्रिजर्विंग दी स्पेसिस। ठीक है जी, इसको भी जरा छोटा बड़ा करके देखें क्या करता है। देखें वो दूसरी लाइन पे भी आने पे तैयार नहीं है, देखेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट टैग प्री। लें जी, एक और एक्सरसाइज आ गई है, बताएं जी क्या आंसर है। पी पी ई हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद क्या डालेंगे, यहाँ भी नहीं डाला पी मैंने, यहाँ भी क्या आएगा, /p। ठीक, लेट्स टेस्ट इट, करेक्ट। ठीक है जी, एक्सरसाइज भी एक छोटी सी हो गई। आगे चलें, मेरा ख्याल में आज मैंने एक्चुअली जाना है, क्योंकि आज मेरा प्लान था 5 to 6, तो आज ही मुझे बताया जी 5 to 6:30 कर लें, लेकिन मैंने 7 बजे टाइम दिया हुआ किसी को इस्लामाबाद में, सो आई हैव टू मूव। कल थोड़ा सा एक्स्ट्रा मुझे आपसे टाइम ले लूँगा, 15 मिनट, ठीक है। एनी क्वेश्चन? 5 मिनट डिस्कस कर लें। सर ये वैसे सर जी जी जनरल सा एक क्वेश्चन है कि सर जी। जो हमारे पास ये मोबाइल फ़ोन वगैरह होते हैं, इसमें मतलब जिस तरह डिफरेंट कंपनीज हैं वो सेम एंड्रॉयड वर्जन बनाते हैं, तो इस तरह हम्म। मतलब कि सर ये जो इनका कोड वगैरह होता है ये ओपन सोर्स होता है? किन का कोड? सर मतलब मोबाइल वगैरह पे डिफरेंट जैसा फंक्शंस वगैरह हम करते हैं, जैसा रिसेंट ऐप्स वगैरह, मतलब सारे मोबाइल्स का ही सेम होता है ना? तो मोबाइल जो तो होते हैं ना, मोबाइल एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम बताते खुद तो ओपन सोर्स है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब इसके ऊपर जो लोग एंड्रॉयड की प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं, जनरली वो जावा बेस्ड प्रोग्रामिंग होती है, तो जावा का तो कंपाइल्ड कोड ही डाला जाता है ना, उसमें कंपाइल्ड होता है वो, लेकिन मशीन बाइनरी फाइलें होती हैं ना, उसकी बाइनरी नहीं होती, दूसरी उसको कहते हैं डॉट क्लास फाइलें होती हैं जावा की, तो वो ऐसे नहीं ओपन होता, वो जो यूज़र का कोड है वो ओपन नहीं होता। वो ओपन होगा तो फिर तो कोई भी छापा मार ले यार। वही ना सर, मैं यही कहने वाला था तो ये वो ओपन नहीं होता। HTML कोड आपका ओपन है, देखें मज़े से, आप किसी भी की फाइल खोलें, उसको आप देख सकते हैं, अगर HTML उसने यूज़ की हुई है तो, ठीक और है। सर ये जो अब वेब डेवलपर्स का काम तो सर वैसे कम ही होता जा रहा है, क्योंकि सर अब आप देखें इतने ज़्यादा ये शॉपिफाई, वूकॉमर्स और इसी तरह विक्स वगैरह, ये इतने ज़्यादा है, ये तो आपको टेम्पलेट्स प्री डिफाइंड देते हैं और आप उनसे आसानी से, जिस बंदे को प्रोग्रामिंग नहीं भी आती वो भी वेबसाइट बना लेता है। तो अगर आपने प्रोफेशनल काम करना है ना, तो आपको फंडामेंटल्स पता होने चाहिए, प्रोग्रामिंग भी करनी पड़ ही जाती है, ठीक है सर। प्रोग्रामिंग करनी पड़ जाती है, ठीक है ना, ये बात नहीं है, ये आपको फंस जाएंगे कहीं ना कहीं जाके। जब क्लाइंट रिक्वायरमेंट देते हैं वो कहते हैं यार ये चीज़ इधर क्यों है, इधर ले जाओ, वो जब पता चलेगा इधर लेके जाना है तो फिर पता चलेगा कि जी नहीं है यहाँ तो बड़ा प्रोग्रामिंग करनी पड़ गई है, तो ठीक है फिर सर। आप पीछे भागेंगे, यार ये कर दो भाई मैंने पढ़ा ही नहीं था। तो ऐसे भी मामला सादे नहीं है, ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। और कोई क्वेश्चन तो नहीं है? मेरी भी कॉल आ गई है।
चलें ठीक है, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़ सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर।